गुड्डन की शादी अभिषेक से हुई थी। शादी के बाद वो घर की बड़ी बहू बनकर घर में सबकी लाडली हो गई। घर के हर छोटे बड़े काम के लिए धीरे धीरे सभी लोग गुड्डन पर निर्भर हो गए। गुड्डन भी स्वभाव से बड़ी ही मिलनसार और खुश मिजाज लड़की थी, इसलिए उससे अपना कोई भी काम करवाने में घर में किसी को कोई भी संकोच नहीं होता था। धीरे धीरे समय बीता और घर की बागडोर पूरी तरह से गुड्डन बहू के हाथों में आ गई। एक दिन, सुनते हैं जी, बड़ा परिवार है, आखिर कब तक गुड्डन बहू अकेले पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती रहेगी। मुझे तो वो घर के किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम विनय के लिए भी गुड्डन जैसी ही कोई समझदार और सुशील लड़की ढूंढ लें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मीता। मैं भी सोच रहा था कि अब विनय की भी शादी की उम्र हो गई है, समय से उसके भी हाथ पीले कर देते हैं ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो और हम भी गंगा नहाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, आप चिंता मत करिए, मेरी एक सहेली है, मैं उससे बात करूँगी, वो ज़रूर हमारे विनय के लिए कोई बढ़िया सी लड़की बताएगी। अरे उसका तो मैरिज ब्यूरो का ही काम है। ये मैरिज ब्यूरो वाली लड़की पर ना हमें कोई ख़ास भरोसा है नहीं। देखो, लड़की ये पहचान वाली होनी चाहिए, ऐसे ही किसी अनजान परिवार में बेटे का रिश्ता थोड़ी ना जोड़ा जाता है। अरे आप रहने दीजिए, कहाँ पुराने विचार लेकर बैठ गए। आजकल तो सब रिश्ते ऐसे ही जुड़ रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं देख लूँगी। मीता अपने बेटे विनय के लिए लड़की की तलाश तेज कर देती है और जल्द ही उसे एक मीनू नाम की लड़की अपने बेटे विनय के लिए पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में मीनू शादी करके मनोहर निवास आ जाती है। शादी के बाद, अरे मीनू जल्दी करो, तुमने अभी तक मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं किया। अगर तुम इसी स्पीड से काम करोगी तो हो चुकी मेरी नौकरी। अरे कुछ सीखो भाभी से, इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अपने कपड़े समय पर प्रेस किए हुए ना मिले हो। नई नवेली दुल्हन मीनू पति के मुंह से भाभी का नाम सुनकर जल भून जाती है। ठीक है, तो फिर कल से अपनी भाभी से सब काम करवा लेना। मैं जा रही हूँ, मेरे पास और भी बहुत से काम है। अरे इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात थी, जो तुम काम को आधे में छोड़कर यहाँ से भागी जा रही हो। पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस मीनू को हर बात में भाभी से खुद को बेहतर ही क्यों दिखाना है। भाभी पूरे 6 साल से घर संभाल रही है, ये बात एक्सेप्ट करने में कैसी शर्मिंदगी कि भाभी मीनू से हर काम में एक नहीं बल्कि 10 कदम आगे है। विनय की बड़बड़ाने की आवाज़ कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई मीनू सुन लेती है। चोरू का गुलाम तो सुना था, लेकिन ये तो भाभी का गुलाम पहली बार देख रही हूँ। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है ये आदमी। नई नई शादी हुई है और इन्हें भाभी के गुणगान गाने से ही फुर्सत नहीं। मैंने भी सबके दिलों से भाभी को निकाल कर अपनी जगह ना बना ली तो कहना। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। विनय का हर बात में मीनू को गुड्डन से कंपेयर करने के कारण अब मीनू के मन में जलन भावना आ गई थी, जिसके कारण वो खुद को बेहतर साबित करने के लिए हर बात में उल जुलूल तर्क देने लगी थी। मीनू भाभी, आपने गुड्डन भाभी को देखा है? क्यों, क्या बात है मंजरी, कुछ काम है तो मुझसे कहो। भाभी आपकी बस का काम नहीं है इसीलिए गुड्डन भाभी को ढूंढ रही हूँ। अरे ऐसा क्या काम है, मुझे भी तो पता चले जो मैं नहीं कर सकती। भाभी, बड़ी भाभी ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प कर देती है। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है ना। अरे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होती थी। तुम ऐसा करो, कल से केमिस्ट्री पढ़ने मेरे पास आ जाया करो। क्या भाभी, डिस्टिंक्शन? सच में? नहीं तो क्या, मैंने केमिस्ट्री में पीजी किया हुआ है। केमिस्ट्री की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं ना सॉल्व कर सकूं। मीनू ने मंजरी को केमिस्ट्री जैसा कठिन सब्जेक्ट पढ़ाने का वादा तो कर दिया था, लेकिन अब वो अपनी ही कही बातों में फंस गई थी, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने में तो उसकी भी जान जाती थी। अब वो मंजरी को क्या पढ़ाएगी, यही सोच सोच के उसे टेंशन हो रही थी। रात के समय, अरे तुम भाभी से जलती हो वो तो ठीक है, लेकिन जलन में इतनी लंबी 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 फेंकती क्यों कि खुद से ही संभाली ना जाए। किसने कहा था मंजरी के सामने खुद को केमिस्ट्री की स्कॉलर बताने के लिए? तुम तो ऐसा ही कहोगी, भाभी की भक्त जो ठहरे। लेकिन मैं तुम्हारी भाभी से किसी मामले में कम नहीं हूँ। अगर तुम्हारी भाभी 19 है ना, तो मैं उनसे 20 ही हूँ। ये बात मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। मीनू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हें खुद को साबित करना है तो तुम पढ़ाई करो। बेचारी मीनू रोज़ रात को 2-2 घंटे पढ़ाई करती, तब जाकर मंजरी को आधा घंटा पढ़ा पाती। कुछ दिन बाद
माँ जी, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे भाई ने ना नई गाड़ी खरीदी है और मुझसे वो गाड़ी देखे बिना रहा नहीं जा रहा। आपको पता है माँ जी, पूरे 10 लाख की गाड़ी ली है मेरे वीरे ने। लगता है आपके यहाँ ये पहली गाड़ी आई है, शायद इसीलिए आप इतना खुश हो रही हैं। मेरे मायके में तो पहले ही 12 लाख वाली 2 गाड़ियाँ हैं। एक मेरे पापा चलाते हैं और दूसरा मेरा भाई। मीनू की बात सुनकर सास मीता बड़ी हैरान हो जाती है। मैं तो समझती थी कि इसके घर वालों ने शादी में ज़्यादा दान दहेज नहीं दिया, मतलब गरीब होंगे, लेकिन ये तो देखो 12-12 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन मीनू के पापा उससे मिलने के लिए आते हैं। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? बाहर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मिल गई आपको या नहीं? अरे समधन जी, क्यों मजाक कर रही है? हमारे पास कहाँ गाड़ी है, मैं तो ऑटो से आया हूँ। अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है समधी जी, चिंता मत करिए, आपसे दहेज नहीं मांगने वाले हम लोग। अब आप ये सच बड़े आराम से कबूल कर सकते हैं कि आपके पास एक नहीं 2 गाड़ियाँ हैं। अरे समधन जी, हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं और हमें ही नहीं पता। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपसे ये सब किसने कह दिया? और कौन कहेगा? आपकी ही बेटी ने कहा कि उसके मायके में तो 12 लाख वाली 2 गाड़ियाँ हैं, जिसमें एक उसका भैया चलाता है और एक पापा। मति भ्रष्ट हो गई है क्या मीनू की? आप मेरा यकीन करें, हमने शादी के समय आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो क्या मैं आपको अच्छा दहेज नहीं देता? बात को बिगड़ता देख मीनू अपना माथा पीट लेती है। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब क्या करूं? पता नहीं कैसी किस्मत है भाभी की कि मैं चाहे जितनी तिकड़म लगाऊं, हर बार उन्हें छोटा दिखाने के चक्कर में मैं खुद ही उलझ जाती हूँ। खैर, मीनू ने समय पर आकर सासू माँ और पापा के बीच पैदा हुई गलतफहमी को मिटा दिया। अरे मम्मी जी, मैं तो बस भाभी के साथ मजाक कर रही थी। बाकी तो आप जानती है, मेरे पापा के पास इतना रुपया कहाँ कि वो 2 गाड़ी रखें। मीनू के समझाने के बाद बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद, अरे मीनू बहू, गुड्डन बहू को ज़रा इधर बुलाना। मैं आज रिश्तेदारी की शादी में जा रही हूँ। उसका 15 लाख वाला डायमंड सेट पहन कर चली जाती हूँ, सब इम्प्रेस हो जाएंगे। माँ जी, आप मेरा हार पहन लीजिए ना। मेरा हार तो पूरा 16 लाख का है और उसके तो डायमंड भी अमेरिकन क्वालिटी के हैं। जो भी देखेगा देखता रह जाएगा। छोटी बहू की मुंह से उसके हार की इतनी तारीफ सुनकर सास मीता उसका 16 लाख वाला हार पहनकर पार्टी में चली जाती है। कुछ देर बाद मीता पार्टी से वापस आती है। मीनू बहू, इधर तो आ ज़रा। नालायक कहीं की, सारे रिश्तेदारी में मेरा मजाक बनवा दिया। क्या बात है माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या नाचूं? तुझे शर्म नहीं आई अपना 1000 रुपये का सेट मुझे 16 लाख का बताकर पहनाते हुए? आज ही तेरे पापा को फ़ोन करके तुझे उनके हवाले कर दूंगी। सारे समाज के सामने मेरी जग हंसाई करा दी तूने। और मैं मूर्ख वहाँ पार्टी में जाकर तेरे नकली हार को 20 लाख का बताकर वाह लूटना चाह रही थी। तभी तेरी जल कुकड़ी चाची सास ने 1 मिनट में फ़ोन पर इस हार का दाम दिखाकर सबके सामने मेरी पोल खोल दी। आज इतनी बेइज्जती हुई है ना मेरी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। बात तो मीता की बिल्कुल सही थी। जेठानी से खुद को बेहतर साबित करने के चक्कर में मीनू ने वास्तव में अपना आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड वाला सेट सासू माँ को असली डायमंड बताकर पकड़ा दिया था। उस दिन तो घर में ऐसा क्लेश हुआ कि मीनू ने आगे से जेठानी से न जलने की पिता से भरपूर शास्त्री परिवार की इकलौती बेटी मोहिनी को बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं, जहां से वो सालों बाद ग्रेजुएशन पूरी करके इंडिया वापस आती है, जो अब संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी चीज़ों से कोसों दूर होती है। एक सुबह मोहिनी शॉर्ट ड्रेस पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से इंग्लिश गाने गाती हुई घर में घूम रही होती है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, राक्षसों की तरह चिल्लाते नहीं। पॉप्स, आपको अच्छे गाने की बिल्कुल समझ नहीं है, सो ठीक है, चिल पिल। अरे मोहिनी, पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? सारी तमीज भूल गई हो? ओह मॉम प्लीज, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई, सो डोंट ओवर रिएक्ट। ऐसे ही दिन बीतते हैं जिसमें मोहिनी के तौर तरीके, रहने और बात करने का ढंग उसकी मम्मी पापा को परेशान करने लगता है। भला कोई मानेगा कि ये मेरी बेटी है?
रीति रिवाज और संस्कारों से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और अब तो लगता भी नहीं कि कभी होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, लड़कियां सारे नखरे अपने माँ बाप को ही दिखाती है। ससुराल जाकर उन्हें सब कुछ करना भी पड़ता है और मानना भी। पत्नी की बात शास्त्री जी समझ जाते हैं और कुछ ही दिनों में अपने से भी ज्यादा धार्मिक परिवार में निखिल के साथ मोहिनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर यहाँ मोहिनी को कैसे मनाएंगे? शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है जी। इसी तरह एक के बाद एक तिकड़म लगाते हुए दोनों मिलकर मोहिनी को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं और मोहिनी निखिल की शादी हो जाती है, जिसके अगले दिन से ही मोहिनी दोबारा अपने पूरे अवतार में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूमने लगती है। बहू को ऐसे देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या बेशर्मी है, हमारे घर की लड़कियां जींस तक नहीं पहनती और तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही हो। सीरियसली मॉम, प्लीज आप अपनी इस 80 के दशक वाली सोच में मुझे इंक्लूड मत करो। हाय तौबा, एक तो बेशर्मी दिखाती है, ऊपर से सास के साथ जुबान भी लड़ाती है। अरे जल्दी कपड़े बदल कर आ, घर की पहली आरती तुम्हें ही करनी है। इतनी देर में निखिल भी वहां आ जाता है। माँ पापा आने वाले हैं, पूजा का सारा सामान तैयार है ना? ये पूजा हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ी रहती थी और अब हस्बैंड के पीछे भी आ गई। मोहिनी की बातें सुन सास तो अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन निखिल किसी न किसी तरह उसे पूजा के लिए कन्विंस करके कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, जिस पर पूजा खत्म होने के बाद वो एक बार फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं ससुर जी, संस्कार मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड था, अब तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मोहिनी का जवाब सुन के ससुर तो भगवान नाम जपते वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास बहू के बीच कहा सुनी फिर शुरू हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हुए मोहिनी घर से बाहर चली जाती है और देर रात घर वापस आती है। मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम विदेश में रही हो और तुम्हें वहीं की आदत है, पर यहाँ चीजें कुछ अलग है। अगर तुम उस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लो तो सबके लिए सही हो जाएगा। I am not in a lecture mood. Good night. अगली सुबह मोहिनी देर से उठकर एक बार फिर उसी तरह सबके सामने आती है, जिस पर उसकी सास कुछ बोले उससे पहले ही मोहिनी की दोस्त मोनिका और रेचल वहां आ जाती हैं। Oh hi darling, how are you? OMG, we missed you so much. I missed you too darling. राम राम, इन्होंने तो तुमसे भी छोटे कपड़े पहने हैं। अरे तुम लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज बाकी भी है या सब बेच खाई? मोहिनी, तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा नहीं बोलती? इस पर मोहिनी की दोस्त उसकी सास का मजाक बनाने लगती है, जिसे सुन निखिल उन्हें जवाब देते हुए कड़वे शब्द सुना देता है और वो सुन के वो दोनों तो मुंह बनाए वहां से चली जाती है, लेकिन गुस्से से लाल मोहिनी वहीं खड़ी निखिल को घूरती रहती है। घूर क्या रही हो? तुमसे शादी की ये सोचकर कि विदेश में पढ़ी लिखी हो, घर में कोई पॉजिटिव चेंज लाओगी, अपनी करियर के लिए एम्बिशियस होगी, पर अपने इस बिहेवियर से उस पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा के नाम को भी डुबो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हाल रखने हैं तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल की बातें सुनकर मोहिनी रोते हुए घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के पास वापस आ जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? वो अपने आप को समझते क्या है? मोहिनी पर चिल्ला रहे? मैं क्यों उसके इशारों पर चलूं? मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और वो ना आप लोगों को मंजूर था और ना ही उन्हें है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने पापा की बात सुन के मोहिनी हैरान रह जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अगर तुम्हें अपने इस घमंड, बेशर्मी और बदतमीजी में ही जीना है तो तुम यहाँ भी नहीं रह सकती। बेटी, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं और हमने उन्हीं के ओवरडोज से बचाने के लिए तुम्हें विदेश भेजा था। एक लड़की जो शादी करके घर और बच्चे संभालती है
उससे तुम अपने आप को ज्यादा समझ सको इसके लिए भेजा था। तुम उससे ज्यादा समझो और बनो, पर तुम तो किसी दूसरी ही ट्रेन में चढ़ गई बेटा। उसके मम्मी पापा बहुत देर तक मोहिनी को सारी बातें समझाते हैं, जिन्हें सुनकर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और ससुराल वापस आकर उन्हें मॉडर्न बनाती है और खुद भी कुछ रिवाज सीखते हुए खुशी से रहने लगती है।